अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेंदा की तैयार पौध की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई विधि पर जानकारी। केला की अच्छी उपज लेने के लिए रोपाई के समय अपनाई जाने वाली तकनीकी बातें। पान बरेजों में लगने वाले हानिकारक कीट और रोगों की रोकथाम। आजकल फूलों की मांग साल भर बनी रहती है और उसी को देखते हुए प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेंदा की नर्सरी डाली थी वह पौध अब रोपाई के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इसकी फसल से वही किसान भाई फूलों की अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं जो इसकी रोपाई वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। तो आप गेंदा की रोपाई किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र श्योपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर से। आप लोग पौध लगभग तैयार कर चुके होंगे और गेंदे का इस समय अगेती लगाने का बड़ा उपयुक्त समय है। तो जब भी आप पौधशाला से पौधे निकालें उससे पहले आप लगभग 2 या 3 दिन पानी न दें, जिससे कि वो कठोर पौधे हो जाएंगे और जब हम दूसरे वातावरण में या दूसरी जगह लगाएंगे तो उनकी मरने की संभावना वो कम होगी, जिस प्रक्रिया को हम हार्डनिंग कहते हैं। गेंदा की खेती से अधिक फूलों की संख्या मिले, इसके लिए इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना बेहद जरूरी है। तो वे कौन कौन सी अधिक फूल उत्पादन वाली किस्में हैं, इसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, हमेशा कोशिश करें कि हम 2 किस्मों का चुनाव करें, एक पूसा वसंती और पूसा नारंगी। ये दोनों किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं और इनकी जो हमारी लोकल मार्केट है, स्थानीय बाजार है, उसमें काफी मांग रहती है। गेंदा की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है खेत का चयन एवं तैयारी। तो इसके लिए बलुई दोमट भूमि उचित जल निकास वाली उत्तम मानी जाती है। जिस भूमि का पीएच मान 7.0 से 7.5 के बीच होता है, वो भूमि गेंदा की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करें, इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी करना बहुत आवश्यक है और खेत की तैयारी के लिए इस बात का ध्यान रखना है, जब खेत की हम आखिरी जुताई करते हैं या आखिरी तैयारी करते हैं उसके लगभग 15-20 दिन पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें, जिससे कि आने वाले समय में हमारे इन पौधों को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक उर्वरक हैं जिनको डालना बहुत जरूरी है। प्रति बीघे की यदि बात करें तो लगभग आपको 17 किलो यूरिया, 25 किलो डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको हम DAP भी कहते हैं, और लगभग 15 किलो आपको पोटास जिसको म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आखिरी जुताई करते हैं उसके पश्चात जरूर डाल देना चाहिए। जो शेष यूरिया की मात्रा है वो पौध लगाने के लगभग 30 दिन बाद या 25 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग या छिटकवा पद्धति से डालना चाहिए, जिससे कि पौधों की अच्छी।
गेंदा की खेती में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पौध रोपाई का। गेंदा के पौधों की रोपाई समतल क्यारियों में की जाती है, जो रोपाई की दूसरी उगाई जाने वाली किस्मों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से अफ्रीकन गेंदे के पौधे की रोपाई में 7 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं और अन्य किस्मों की रोपाई में 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इसके पश्चात जब आप पूरी तरह से तैयार कर दें, उसके पश्चात आप रोपाई कर सकते हैं। और जिस दिन लगाएं उस समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हल्का सा पानी दें। उसके बाद अच्छी तरह से जड़ सहित उसको निकाल लें और फिर उसकी रोपाई करें। और रोपाई करने के बाद पौधों में पानी जरूर दे दें, जिससे कि उनको ये स्थायित्व मिल सके और अच्छी तरह से वो बढ़वार कर सके। गेंदा की रोपाई के बाद फसल में समसामयिक कार्यों को कब और कैसे करना चाहिए, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इसके पश्चात 15 दिन के या 12 दिन के अंतराल पर उसमें निदाई गुड़ाई जरूर करते हैं। जितने भी आपके नीदा हैं या खरपतवार हैं, उनको समय समय आप गुड़ाई निदाई करके उनको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फायदा ये होगा कि उसमें एक तरह से एरेशन या कह सकते हैं कि वायु का संचार पौधों की जड़ों में बेहतर होगा, जिससे पौधों का अच्छा विकास होगा और बढ़वार होगी। दूसरा, हमारे किसान भाई जैसे ही ये लगभग 30 दिन के हों, उस समय आप जो आपके पास 17 या 18 किलो जो यूरिया बचा है, उसको छिटकवा पद्धति से दे सकते हैं। हमारे किसान भाई एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि चूँकि इस समय बरसात का मौसम है, यदि अत्यधिक वर्षा होती है तो जल निकास की समुचित व्यवस्था रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि पानी भराव यदि 24 घंटे से अधिक होता है तो पौधों की मरने की संभावना रहती है। और जैसे ही आपका बरसात का समय समाप्त होगा, सीजन समाप्त होगा, उसके पश्चात आपको इस बात का ध्यान देना है कि लगभग 15 दिन के या 20 दिन के अंतराल पर जैसा भी आपको लगे, आपको हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। क्योंकि यदि पुष्पन अवस्था में यदि हम सिंचाई की कमी रह जाती है तो आपकी पुष्पों का समुचित विकास नहीं होगा और अच्छी गुणवत्ता के पुष्प प्राप्त नहीं होंगे। तो इस बात का हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। इस बात का भी हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पौधे नीचे गिरने वाले हैं या उनकी बढ़वार ज़्यादा हो गई, तो स्टैकिंग जरूर करें, उनको सहारा जरूर प्रदान करें। सहारा प्रदान करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो पुष्प होंगे वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता के प्राप्त होंगे और उनकी जो जीवन क्षमता होगी या जो फ्रेश रहने की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। रूप से ध्यान रखें कि अत्यधिक वर्षा की अवस्था में निकासी की एक उपयुक्त व्यवस्था करें और पानी न बरसे तो हल्की सिंचाई जरूर दें। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। केला की खेती से आज किसान मालामाल हो रहे हैं। आप भी इसकी खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो जो किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं, वे भरपूर उत्पादन के लिए इसकी कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और केले की रोपाई करते समय किन किन जरूरी बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर वर्मा। के लिए किसान भाइयों के लिए किसानों की आय 2 गुना कैसी करें, इस पर एक वो किया गया है मंथन हमारे यहाँ प्रोग्राम के द्वारा। तो हम चंदौली जनपद के खासकर किसानों के लिए केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसान परंपरागत खेती छोड़कर केले की खेती कुछ करें, जिससे उनकी आय में इजाफा हो सके। अब किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें? सूक्ष्म जीवाणु युक्त दोमट बलुआर भूमि केले के लिए खेती के लिए बढ़िया होती है। हम खेत की तैयारी किसान भाइयों की 2-3 मिट्टी पलट हल से खेत की जुताई कर दें। इसके बाद रोटावेटर या कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना दें, एकदम की मिट्टी भुरभुरी हो जाए, क्योंकि केला उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए खेत को भुरभुरा बनाना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आप अपनी केले की फसल को भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंदीनाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 150 से 200 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर छायादार स्थान पर रखकर ढक दें। समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव कर दें। 1 हफ्ते बाद उस सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रति गड्ढा 200 से 300 ग्राम मिलाने के उपरांत केले के पौधे की रोपाई करें।
जब पौधरोपण करते हैं तो उसके लिए हमें प्रजातियों का चयन बहुत ज़रूरी है करना। सब्जी वाला केला है, खाने वाला केला है, कैंपियरगंज है, हरी छाल छोटा है, हरी छाल बड़ा है, और आपका ये चंपा है, अमृत सागर है, तमाम प्रजातियां। लेकिन इस समय G9 जो टिश्यू कल्चर वाला केला है ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या रोग नहीं लगते हैं और 10 से 11 महीने में इसमें एक साथ फसल आ जाती है। उस पर क्या है कि हम 1.5 से 2 मीटर पे गड्ढे कर दें, 50-50 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई गहराई पे गड्ढे कर देते हैं। इसके बाद 1:1:1 में मिलाकर मिट्टी और रेत और गोबर की सड़ी हुई खाद मिला के गड्ढे को भर देते हैं। और लाइन से पौधरोपण करें तो उससे क्या होता है कि हम जो निराई गुड़ाई है या सहफसली के रूप में कुछ उसमें फसल करना चाहते हैं तो उससे हम आसानी से हो जाती है। और अब बात आती है पौधरोपण दूरी की। तो आप केले की रोपाई करते समय पौध से पौध एवं लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखें। इस प्रकार 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 4200 पौधे लगेंगे। इस तरह किसान भाइयों पौध की पैदावार भी सुचारू रूप से हो सकेगी। केले के पौधे की फसल के अगर मल्चिंग का किसान प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। मल्चिंग में गन्ने की पत्ती है और घास वगैरह की जैसे पत्तियां हैं किसी पौधे की, और आपका पुआल है और 400 गेज की पन्नी आती है उसको बिछा दें तो उससे क्या कि पौधे पे नमी बनी रहती है और पौधे को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है और निराई गुड़ाई का समय बच जाता है। देखिए, खाद की मात्रा लगाते समय केवल हम जब पौधा लगाएं तो 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करके पौधा लगा दें। इसके बाद 30 दिन बाद हम लोग उसमें यूरिया की 25 ग्राम मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 100 ग्राम मात्रा और म्यूरेट ऑफ पोटाश की 50 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से देते हैं। और जब फूल लगने लगे तो यूरिया 100 ग्राम और पोटाश की 100 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से देते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। और निराई गुड़ाई केले की खेती में उथली जड़ वाली फसल होती है तो इसलिए हर महीने इसकी निराई गुड़ाई ज़रूरी है और हर 2 महीने में इस पर मिट्टी चढ़ाते रहें, क्योंकि केला एक कमज़ोर फसल होती है, तेज़ आंधी वगैरह से गिरने का डर रहता है। जब फल लगता है तो हमें सहारा दे के बांस बल्ली का या लकड़ी का या तो फिर तार का या फिर रस्सी के सहारे बांध देते हैं दूसरे पौधों को, जिससे पौधे वजन की वजह से गिरते नहीं हैं। पौधे की सिंचाई के लिए ठंडी पे आप इसको 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर दें, गर्मी में 5 से 7 दिन के अंतराल पे। पूरे केले की फसल में आपको 30 से 40 दिन मतलब सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे मध्य प्रदेश में पान की खेती ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन भाइयों ने अप्रैल मई माह में नए पान बरेजे लगाए हैं उनके यहाँ पान की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है, जिस पर इस समय कई हानिकारक रोगों और कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि समय से इनकी रोकथाम नहीं की गई तो पान की खेती से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार झा। ये पान का ऐसा समय है पान की खेती करने वाले किसानों के लिए जहां इनके पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। एक आध महीना पहले बरसात की शुरुआत में वो अपनी पुरानी बेलों में से ऊपर के 2-3 मीटर तोड़कर नई बेलों के रूप में, नई पौधशाला के रूप में उन्होंने लगा दिया होगा। पुरानी बेल जो नीचे दबा दिया जाता है उससे नई लटर निकलती है। बारिश होने के साथ ही, बारिश की शुरुआत के साथ ही उसमें से बेल बड़ी तेजी से ऊपर आती है। पुरानी बेलों के जितने भी पौधशाला में पुरानी बेलों के लटर नीचे से निकलते हैं उनमें 2-3 रोग प्रमुख रूप से आ जाते हैं। पहली बात कि पदगलन मिट्टी जनित रोग है, ये मिट्टी से पैदा होता है। उनके जड़ और जो तना, इन दोनों के संधि स्थल के पास से पहले दाग आती है, फिर वहाँ से गलन होती है, पूरी पौधशाला बर्बाद हो जाती है। दूसरी कि जितने तने निकलते हैं, जितने बेल निकलते हैं, उस पे जो नए पत्ते आते हैं उन या पुराने पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर छोटे छोटे भूरे रंग के दाग धब्बा आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो सूख कर गिर जाते हैं। अगर वो बच भी जाते हैं और उन्हें तोड़कर अगर बाजार में भेजा जाता है तो उसकी कोई मूल्य नहीं होती है।
तीसरी कि उनकी सीमांत झुलसन की प्रभाव होती है। पत्तों के किनारे किनारे पत्तियां सूखने जैसी लगती है, भूरे रंग की हो जाती है और वो झुलसा हुआ प्रतीत होता है, जिसका कोई बाजार भाव नहीं होता है। चौथे कि इनके तनों पर, बेलों पर छोटे छोटे काले भूरे रंग के पहले दाग होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से तना सूखता है। यह क्रमशः फाइटोप्थोरा, जेंथोमोनस और कोलिटोट्राइकम नाम के जीवाणु और फफूंदों के कारण होता है। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में पान की फसल में लगने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में जाना। इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। किसान बंधु, इस समय जो भी अपने पौधशाला का प्रबंधन करते हैं, वह अगर रासायनिक उपचार करना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो दवा उपलब्ध है बाजार में, जो ब्लाइटॉक्स 50, ब्लू कॉपर और बहुत सारे अन्य नामों से उपलब्ध है, यह 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लें। अपने पूरे बेलों पर छिड़काव करें, खासकर नीचे से 2-3 फीट की ऊंचाई तक उन बेलों के जड़ के संधि स्थल तक उस पर मोटी छिड़काव करें। किसान बंधु, यह 15-20 दिन के बाद दोहराने से 15-20 दिन के अंतराल पर दोहराएं, टिहराएं। आप जब तक पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, इसका बार बार प्रयोग करें। ये जैविक उपचार करने वालों के लिए सलाह है कि वो सबसे पहले अपनी मिट्टी में नीम और सरसों की खली में ट्राइकोडर्मा मिलाकर और उसमें निश्चित रूप से प्रति कट्ठा के लिए 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा आप नीम की खली 20 से 25 किलो नीम की खली और सरसों की खली में मिलाकर मिट्टी में इसका व्यवहार करें। यह मिट्टी जनित रोगों की रोकथाम के लिए काफी है। इसके अलावा झुलसा रोग की रोकथाम के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 1 ग्राम का प्रति लीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही छिड़काव करने से पहले रोग ग्रसित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर दें एवं रोग की उग्रता दिखने पर इसी दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें। किसान बंधु, फिर इसके साथ ही हमें ये देखना है कि हमें इस समय कुछ कीट व्याधि का भी प्रकोप होता है। माहू, लाल मकड़ी, सफ़ेद मक्खियाँ जितने आम और अन्य पौधशालाओं से निकलकर उनके पेड़ों से उतरकर जमीन से इस पे बेल पे चढ़ जाती है, ये रस चूसती है। माहू काफ़ी नुकसान करता है। ये सारे अपने बेलों पे वो पत्तियों में और तनों पर डंक चुभ होकर उनका रस चूसती है, जिसके कारण आपकी उत्पाद और आपकी पौधशाला नुकसान होने लगती है। किसान बंधु, मैं कभी भी सलाह नहीं देना चाहूँगा कि आप रासायनिक उपचार करें। इसके लिए सबसे आसान है कि एजेडिरेक्टिन नीम का तेल जो उपलब्ध है बाजार में, बहुत सारे 10,000 ppm तक हैं। आप इसमें से किसी की 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 1 हफ्ता के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये निश्चित रूप से ये सारे कीटों पर आपका नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। किसान बंधु, थोड़ी सी इसे पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। बढ़वार का समय है। 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में यूरिया और उसे इसके साथ जिंक सल्फेट 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर इसका पतली परत में अगर आप छिड़काव करते हैं तो पौधों की बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होगी और ये पौधा स्वस्थ और निरोग भी रहेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव आमगांव जिला नरसिंहपुर से जीवन लाल जी ने। आप अनाज वाली फसलों में टिड्डा कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो जीवन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खरीफ फसलों में मुख्यतः बाजरे की फसल ली जाती है चारे के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसान लोग 60% खेती पे निर्भर है। खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी करते हैं, इसलिए उनको चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पशुपालन में 70% खर्च चारे पे ही होता है। तो खरीफ फसलों में मुख्यतः चारे के लिए बाजरे की फसल ली जाती है और बाजरे की फसल में सबसे जो हानिकारक कीट है वो फड़का कीट है और ये कीट मुख्यतः सभी खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। अगर इसका समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल को ये चौपट कर देता है। किसान भाइयों, जैसा कि वर्तमान में खरीफ फसलों बाजरा,
मक्का, ज्वार इत्यादि में फड़का कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जा रहा है और यदि इस कीट का प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया गया तो ये संपूर्ण फसल को खाकर नष्ट कर देते हैं तथा कभी कभी तो फसल के ठंठल ही शेष बचते हैं। ऐसी फसल से किसानों को क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। दूसरी चीज, ये कीट अपनी प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, इसलिए यांत्रिक तरीके से जैसे शाम के समय में प्रकाश प्रपंच किसान भाई लोग अपने खेत में अगर लाइट की सुविधा है तो बल्ब लगा के, अगर लाइट जहाँ नहीं है वो लालटेन जला के इस कीट को आकर्षित कर सकते हैं और नीचे फिर केरोसिन तेल रखा जाता है जिसमें ये कीट लाइट की तरफ आकर्षित होता है तो लाइट से टकरा के नीचे गिर के मर जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आंवला के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान एवं नियंत्रण के उपाय। अधिक पैदावार लेने के लिए मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य।